नितिश अग्रवाल अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोबारा से अपने सेकंड वीडियो पे आ रहे हैं और सेकंड वीडियो का जो टॉपिक होने जा रहा है वो आपका होगा फेयोल के प्रिंसिपल्स। फेयोल्स के प्रिंसिपल। इससे पहले वाली वीडियो पे हम लोगों ने 6 प्रिंसिपल्स किया था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 6 का 6 प्रिंसिपल आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास में क्या होगा भैया, आज की क्लास में जो रिमेनिंग 8 प्रिंसिपल है ना उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और इवेंट आज के क्लास में एंड कर देंगे। इसका मतलब 2 वीडियो में आपका खत्म हो गया क्या, फेयोल के प्रिंसिपल। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और आपको स्टार्ट करवाता हूं आज के प्रिंसिपल। सबसे पहला जो मैंने 6 प्रिंसिपल पढ़ाया था उसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब सारे कामों को छोटे छोटे हिस्से में बांट दो, बांटने के बाद उसको एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको अलॉट कर दो। अच्छी बात है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ज्यादा कम नहीं हो सकता। ना ऑथोरिटी ज्यादा हो सकता है ना ऑथोरिटी कम हो सकता है। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा भैया, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डिसिप्लिन का मतलब मैंने आपको बताया था रूल्स एंड रेगुलेशंस, साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट, कि कहीं पे भी जाने की वजह से आपको कोई भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ सकता है और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद ही आप लोग ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाओगे। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड। एक इंसान का एक बॉस होना चाहिए, एक इंसान का एक बॉस होना चाहिए। बहुत सारे बॉस होंगे तो वो क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, कंफ्यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन सबका होना चाहिए, सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए जिसके वजह से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही तरीका से करते जाएंगे। अगर बहुत मेरा गोल है, मान के चलो इंडिया का 1st नंबर बनना, मेरे जो एम्प्लॉय है उसका इंडिया का 10 नंबर बनना, तो हम लोग कभी भी साथ में काम नहीं कर सकते। अच्छा, 6 नंबर हमारा बाकी है, 6 नंबर आज की क्लास में होगा। 7 नंबर का आता है कि रेम्युनरेशन ऑफ अ पर्सन। रेम्युनरेशन ऑफ अ पर्सन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी तरह के इंसान को कोई तरह का सैलरी देते हैं तो उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से होना चाहिए। वो सैलरी उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से होना चाहिए। एग्जांपल क्या लिया था कि मैंने सीएमए करके 12 लाख का नौकरी लिया और वहां पे एक प्यून था जो 15 लाख का नौकरी कर रहा है। मेरे को दिक्कत होगी। मैं बोलूंगा अरे मैं इतना पढ़ लिख के भी 12 लाख कमा पा रहा हूं, एक प्यून है वो 15 लाख रुपया कमा रहा है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 8 प्रिंसिपल। 8 प्रिंसिपल में जो सबसे पहला प्रिंसिपल है उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो, 8वां प्रिंसिपल हमारा क्या है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ छोटा सा लिखेंगे एग्जाम्पल में स्कूल। क्या लिखेंगे बच्चा, एग्जाम्पल स्कूल। एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, दिक्कत नहीं आएगी समझ से। स्कूल में आपके बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक मॉनिटर, है कि नहीं। ये 4 जन आपके स्कूल में होंगे, बिल्कुल भैया, ये 4 जन हमारे स्कूल में है। वाइस प्रिंसिपल का काम होगा पूरे स्कूल को मैनेज करना। प्रिंसिपल का काम होगा पूरे स्कूल को मैनेज करना। वाइस प्रिंसिपल का काम होगा प्रिंसिपल के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना, POI, प्रिंसिपल के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना। क्लास टीचर का काम होगा अपने रिस्पेक्टिव क्लास का ध्यान रखना, और मॉनिटर का काम होता है अपने क्लास टीचर का चमचागिरी करना, मतलब अपने रिस्पेक्टिव क्लास के बच्चों को संभालना। एक बार बताओ, आपको क्या लगता है, ध्यान से सोच के बताना, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? करेक्ट, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? तुम्हारे क्लास मॉनिटर के पास ना, तुम्हारे प्रिंसिपल के पास। उसके बाद किसका है? अच्छा ठीक है भैया, वाइस प्रिंसिपल। उसके बाद किसका है? क्लास टीचर। उसके बाद किसका है? मॉनिटर। क्या तुम्हें ऐसा फील हुआ है, मेरे साथ बोलना, क्या प्रिंसिपल अपना कुछ पावर वाइस प्रिंसिपल को दे दिया? क्या वाइस प्रिंसिपल अपना कुछ पावर क्लास टीचर को दे दिया? क्या क्लास टीचर अपना कुछ पावर मॉनिटर को दे दिया? मॉनिटर के पास पावर आता कहां से? क्लास टीचर अपॉइंट करता है मॉनिटर को कि भैया देख और तुम ये काम कर, तू देख और ये काम कर। बच्चा लोग को बोर्ड में नाम लिख, वो छोटे छोटे जो गंदे गंदे काम होते हैं ना, वही सब मॉनिटर करते रहता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो तुम्हारे पास पावर था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते जा रहा है?
इस प्रोसेस को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर एक जन के पास ना रहे, अलग अलग हिस्सों में बंटता चल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जब पावर एक जन के पास रहे, प्रिंसिपल बोलेगा ना तुम्हारे पास पावर है, ना तुम्हारे पास पावर है, ना तुम्हारे पास पावर है, सारा पावर मेरे पास है, हम किसी को और कोई पावर देने वाले नहीं है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। बोलो बाबू मेरे साथ, सेंट्रलाइजेशन। अगर पावर बटेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन, पावर नहीं बटेगा सेंट्रलाइजेशन। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100%, क्या बोला मैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100% सेंट्रलाइजेशन अच्छा है कि डिसेंट्रलाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100% सेंट्रलाइजेशन अच्छा है कि डिसेंट्रलाइजेशन? भैया आपको आंसर बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100% दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। हमेशा इन दोनों का बैलेंस वर्जन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस वर्जन। क्लैरिटी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 100% सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100% डिसेंट्रलाइजेशन होगा, बर्बाद हो जाएगा। भैया बहुत अच्छा समझ में आया। अच्छा, मैंने नोट्स में क्या लिखा है बहु, मैंने नोट्स में क्या लिखा है समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स टू होल्ड पावर इनटू द फ्यू हैंड्स। बहुत ही कम लोगों के, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही पावर होता है। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ पावर इनटू द एवरी लेवल। सारे लेवल के पास कुछ कुछ पावर हम लोग दे देते हैं। of management according to the FAOL, an organization must balance between centralization and decentralization। बोला ना बैलेंस वर्जन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? बैलेंस वर्जन होना चाहिए। अच्छा भैया, हम लोगों ने 8 प्रिंसिपल कंप्लीट की। 9th प्रिंसिपल क्या बोलता है भैया? 9th प्रिंसिपल बोलता है स्केलर चेन। क्या बोलता है? स्केलर चेन। ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चा लोग और समझेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक ऐसा फिगर है, मान के चलते हैं एक ऐसा फिगर है, ए बी सी डी ई। अच्छा ठीक है भैया, समझो मेरी बात को। मैंने आपको पढ़ाया 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। मैंने आपको बताया टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल किसको बोलते हैं? जो तुम्हारे सीईओ, सीएफओ, बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं टॉप लेवल। फिर जो मैनेजर लेवल होते हैं, जो मैनेज करते हैं काम को, टॉप लेवल के बात को लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल। और लोअर लेवल जो काम करते हैं, जो रियल मायने में एग्जीक्यूशन करते हैं, ऑपरेशनल लेवल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल, लो लेवल। अच्छा ठीक है भैया, तो एक बात बताइए, ए टॉप लेवल है, बी डी तुम्हारा मिडिल लेवल है, सी और ई तुम्हारा लो लेवल है। क्लैरिटी? अगर सी को, ध्यान से सुनिएगा, अगर सी को डी तक बात पहुंचानी है, मैं क्या बोला? अगर सी को डी तक बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाया जाए? कैसे पहुंचाया जाए? क्या सी डायरेक्ट डी से बात करेगा कि लो भाई ए डी सुन 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 मेरी बात सुन? क्या ऐसे बात कर सकता है? ना बाबा ना, ऐसा बात नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा बात नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे बात करेंगे समझते? हम लोग सबसे पहले बी के पास जाएंगे, बी ए को बताएगा, ए किसको बताएगा? डी को बताएगा। इसका मतलब सी पहले बी को बताएगा, बी फिर ए को बताएगा, और ए फिर किसको बताएगा? डी को बताएगा। ये एक फ्लो होगा। ये क्या होगा? एक फ्लो होगा। ये फ्लो टूटना नहीं चाहिए फ्योल के हिसाब से। ये फ्लो टूटना नहीं चाहिए फ्योल के हिसाब से। अगर आप ये फ्लो मेंटेन करके चल रहे हो तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बिल्कुल सही माना जाएगा। अच्छा, मैंने नोट्स में क्या लिखा है समझते? ध्यान से सुनना नोट्स का। इट रिफर्स टू अ चेन। चेन ये एक फ्लो है, सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक के लिए। फ्योल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली। टूटना नहीं चाहिए। इन द ऑर्गेनाइजेशन नो स्किपिंग ऑफ एनी ऑथोरिटी विल बी अलाउड। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कुछ भी टूट जाएगा तो। बोले भैया ठीक है, आप जो बोले हम मान गए, आप जो बोले हम मान गए, लेकिन मेरे मन में ना एक दुविधा है। मेरे मन में क्या है? एक दुविधा है। वो दुविधा का नाम है, समझते भैया। एक फ्लो फिर से बना दिए हम लोग। अब मेरा बात समझते भैया, बी भी मिडिल लेवल है, डी भी मिडिल लेवल है। हाँ भैया, क्लैरिटी? अगर बी प्रोडक्शन मैनेजर है और डी सेल्स मैनेजर है, तो क्या ये लोग आपस में बात कर सकता है किसी भी सूरत पे? फ्योल बोलता है कि अगर दो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, अगर दो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, जैसे बी और डी और या फिर सी या ई, अगर ये लोग दोनों आपस में बात करना चाहता है, इन केस ऑफ
इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी तो ये लोग आपस में डायरेक्टली बात कर सकता है, इसको स्केलर चेन मानने की ज़रूरत नहीं है, स्केलर चेन मानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एग्जाम में अगर केस स्टडी में ये वर्ड देखोगे तो आंख कान मुंह बंद करना, स्केलर चेन मान के आना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके केस स्टडी में इमरजेंसी वर्ड इस्तेमाल होता है और प्रिंसिपल माना जाता है, मांगा जाता है, तो आप लोग स्केलर चेन मार के आओगे। समझो, अगर कोई सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में या सेम लेवल का काम कर रहा है, तब वो लोग इमरजेंसी में आपस में डायरेक्टली बात कर सकता है, और इस डायरेक्टली बात करने वाली चीज को हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं चलो, गैंग प्लैंक। क्लैरिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने नोट्स में क्या लिखा है समझते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। नोट्स नहीं है आपके पास तो आप लोग एक ज़रूर से एक काम कीजिए, स्टिकी नोट्स खरीद लीजिए, अपने बुक के ऊपर या फिर कोई नोट्स कॉपी बना लीजिए, जो ये प्रिंसिपल में आप लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बहुत ही हेल्पफुल है। एग्जाम में जब आप लिखोगे ना, तब आपके कान में एग्जाम्पल गूंजेगा, अरे नीतीश भैया ने सही बताया था, 2 लेवल ऑफ डिपार्टमेंट है, आपस में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, बात कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में जाएगा। और एक चीज़ बताता हूँ, 14 प्रिंसिपल है। आप मेरे वीडियो में क्या कर सकते हैं, टाइम स्मैप कर सकते हो कि भैया प्रिंसिपल नंबर 8 14 मिनट में पढ़ा है नीतीश भैया, 14 मिनट में, 7वां मिनट में प्रिंसिपल नंबर 5 पढ़ा है, 3रा मिनट में प्रिंसिपल नंबर 1 पढ़ा है। ऐसा आप लिख लिख के कमेंट कर सकते हो, जिसके वजह से आप लोग एग्जाम के समय जो प्रिंसिपल को पढ़ना, डायरेक्टली उस प्रिंसिपल में क्लिक कीजिएगा, उस प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा। क्लैरिटी। अच्छा, फेल अलाउज शॉर्टकट, मैंने बोला एक शॉर्टकट है in the chain called the gangplank. It permit direct communication between the employees working in a different position without following the scalar chain. भैया पोजीशन डिफरेंट है, एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर है, लेकिन लेवल बराबर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी वी यूज दिस शॉर्टकट। याद रखना बाबू, बार बार बोल रहा हूँ, इमरजेंसी वर्ड दिखने पे ही मारिएगा। अगर इमरजेंसी वर्ड नहीं है तो स्केलर चेन आपको यूज करना है, इमरजेंसी है तो आपको गैंगप्लैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा भैया दूसरा बताइए, प्रिंसिपल नंबर 10। प्रिंसिपल नंबर 10 भैया, प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, भैया ऑर्डर बोल रहे हैं आप, ऑर्डर और कमांड हम लोग पढ़े ना अभी 2 मिनट पहले। सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखिए, ऑर्डर नॉट इक्वल्स टू कमांड। Order does not means command. Order equals to arrangement of resources. लिख लिया ये आपने। ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं होता है, ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। क्या होता है, अरेंजमेंट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को मस्त समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना ये एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा। ये है मिस्टर सर्कल। डू यू मीट मिस्टर सर्कल? देखिए मिस्टर सर्कल, मिस्टर स्क्वायर, मिस्टर ट्रायंगल हमारे मुख्य अतिथि रहते हैं, हर एग्जाम्पल में ये इनका इस्तेमाल किया जाएगा। मिस्टर सर्कल क्या किए, बिग बाजार में गए। बीबी भैया, मिस्टर सर्कल बिग बाजार में गए और बिग बाजार में उनको चाहिए था एक सोप जिसका नाम है डव। जिसका नाम क्या है, डव। उनको डव साबुन चाहिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ढूंढ रहे हैं, मिल तो रहा नहीं है इनको। ये क्या किए, सामने खड़े एक एम्प्लॉय को पकड़े और बोले, सर मेरे को ना डव साबुन चाहिए, आप प्लीज़ ला के दे दोगे क्या? सर मेरे को ना डव साबुन चाहिए, क्या आप ला के दे दोगे क्या? ये फटाक से जाता है, फटाक से लेके आता है विदिन 1 मिनट, और ये डव साबुन किसको दे देता है, मिस्टर सर्कल को। एक बात बताओ, मिस्टर सर्कल इतना देरी से ढूंढा, उसको नहीं मिला, लेकिन मिस्टर स्क्वायर जो एक एम्प्लॉय है उसको तुरंत मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मिस्टर स्क्वायर को पता है कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, जिसके वजह से, ध्यान से सुनिएगा, जिसके वजह से टाइम बचा कि नहीं बचा, जिसके वजह से टाइम का वेस्टेज बच गया, और जिसके वजह से जो टाइम सेव हुआ है उसमें वो दूसरे कस्टमर को डील कर सकता है। उसके मदद से वो क्या कर सकता है, दूसरे कस्टमर को डील कर सकता है। दोबारा से, टाइम वेस्टेज बच रहा है, टाइम बचे हुए टाइम पे वो दूसरे कस्टमर को
सर्व कर सकता है, दूसरे कस्टमर को हेल्प कर सकता है, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा? अगर एक एम्प्लॉय एक घंटे में अगर एक घंटे पे एक कस्टमर को डील करता है और एक एम्प्लॉय एक घंटे में 10 कस्टमर को डील करता है, तो कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है? बी नंबर एम्प्लॉय, क्योंकि वो 10 एम्प्लॉय 10 कस्टमर को डील कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप बार बार सामान ढूंढते रहोगे तो टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में आपको माउस चाहिए, आप जैसे ही माउस देखने जाते हो आपको माउस मिलता ही नहीं है। आप क्या करते हो, पूरा ऑफिस का चक्कर मार रहे हो, अरे मेरा माउस देखा क्या, 15-20 मिनट तो आप माउस ढूंढने में लगा दिए। तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त करेगा? वो बोलता है माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव सब कुछ सही सलामत आपके डेस्क पे होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सामान कहाँ पे है। अच्छा भैया, क्या बोलता है अंदर, जरा पढ़ेंगे। Order does not mean command, लिखा मैंने। Here the order means the arrangement of the man and the material in the organization. Arrangement is very important aspect in order to make ourselves more efficient. हम लोग का efficient बनाता है। efficient का मतलब टाइम होता है। efficient का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। As it would save time and energy. As it would save time and energy. ये एनर्जी बचाता है, टाइम बचाता है। Wasted in search of any material or person. सामान और इंसान को ढूंढने के लिए हमारा जो वेस्टेज हो रहा है, टाइम का, जो रिसोर्सेज का, जो मनी का, ये सारी चीज़ नहीं होती है। बहुत अच्छा भैया, बहुत ईजी था। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल लिए, इधर समझाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, करेक्ट है भैया। ये जितने लोग काम करते हैं सब अलग अलग तरीका के होंगे। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, ठीक है। कोई लड़की होगी, कोई लड़का होगा, कोई आदमी होगा, कोई वुमेन होगी। क्लैरिटी है? कोई इंडिया का होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, अलग अलग तरीका का। लेकिन क्या इस बेसिस पे हम लोग उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा तुम भी सीए हो। जैसे एग्जांपल के रूप में समझो, ये एक आदमी है जो कि मैन है, मतलब मैन है, ठीक है। ये एक आदमी है जो कि वुमेन है, ठीक है। यह आदमी वुमेन है, यह आदमी वुमेन है, यह आदमी मैन है। अब मेरा बात समझो, ये भी सीए है, ये भी सीए है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये वुमेन है इसको 12 लाख मिल रहा है, और जस्ट बिकॉज ये मैन है इसको 9 लाख मिल रहा है। क्या सही हो रहा है क्या ऑर्गेनाइजेशन में? आप ही लोग बताओ, क्या सही हो रहा है? दोनों का क्वालिटी सेम है, दोनों सीए है, दोनों सीएमए है, दोनों का काम करने का तरीका सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये लड़की है इसको एडवांटेज मिल रहा है और इसको 3 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा? तो फेयोल बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या बोलता है फेयोल? इक्विटी refers to just fair treatment of employee. Equity does not means equal salary. Salary equal का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, समझो। अगर ये बंदा सिर्फ सीए होता और ये बंदा ये जो वुमेन है वो सिर्फ सीए होती और ये बंदा सीए नहीं होता, एक नॉर्मल बीकॉम छाप होता, तो क्या दोनों का सैलरी सही था? हाँ भैया सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब सेम लेवल है, सेम क्वालिफिकेशन है, तब आप सिर्फ रंग रूप सूरत की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या क्या बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता? कास्ट, रिलीजियन, सेक्स, लैंग्वेज। एग्जाम के लिए VI इंपॉर्टेंट 4 लाइन है। अगर आपके केस स्टडी में 4 वर्ड दिख गया आपको, आंख कान मुंह बंद, डायरेक्ट क्या लिखना है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या लिखना है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल समझते हैं, ध्यान से सुनना। दिवाली आ रहा, मान के चलो ना, दिवाली आ रहा है, आपको दिवाली के अंदर 2 एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, एम्प्लॉय नंबर ए, एम्प्लॉय नंबर बी, ठीक है भैया। एम्प्लॉय नंबर ए, एम्प्लॉय नंबर बी। आप ए को ऑफर करते हो कि मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपया दूंगा। कितना लाख रुपया दूंगा? 1.5 लाख रुपया, लेकिन 3 मंथ के अंदर अंदर मैं तुमको हटा दूंगा। 3 महीना के अंदर अंदर मैं तुमको क्या करूंगा? हटा दूंगा। और बी को बोलते हैं मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन 3 साल से पहले आपको नहीं हटाया जाएगा। 3 साल से पहले आपको नहीं हटाया जाएगा। मेरा सवाल आप लोगों से,
अगर आपको ए बनना है या आपको बी बनना है तो आप प्लीज मेरे साथ ये बताओ, आप ए बनोगे कि बी बनोगे? आप ए बनोगे कि बी बनोगे? दो चार नालायक लोग ए सोच रहा होगा, लेकिन अगर मेरा बात करें तो हम लोग बी बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चा लोग? बी बनेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी दिख रहा है। मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? जॉब सिक्योरिटी दिख रहा है। और मैं 3 साल तक निष्फिक्र हूँ। अरे मेरा 3 साल तक ऑब्जेक्टिव है ये दुकान में काम करना, लेकिन ये सिर्फ 3 महीना है। तो इसके दिमाग में, इसके बैक ऑफ द माइंड में एक चीज रहेगा, अरे 3 महीना का तो मेरा बॉस है, 3 महीना मैं काम नहीं भी करूंगा, स्टार्टिंग का महीना 2 महीना फाकी मार दूंगा, तो तीसरा महीना तो निकल जाना है, मेरे को क्या लेना देना, जा दुकान डूबे तो डूबे, हमको कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स कि ये अपना 100% नहीं देगा और ये अपना 200% देगा। तो फेयोल बोलता है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को रखो, तो उसके स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए रखो। उसके स्टेबिलिटी का क्या करो? ध्यान रखते हुए रखो। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो अच्छा तरीका से काम नहीं करेगा। अच्छा, क्या लिखा हूं मैंने? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। मैं बोला ना जॉब सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अमॉन्ग द एम्प्लॉय, बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉय कैनॉट कंट्रीब्यूट देयर 100%। वो लोग 100% काम नहीं करेगा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी रहेगा तो वो 200% काम करेगा। प्लीज, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक बात और बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल में कुछ भी डाउट हो रही है तो कमेंट सेक्शन का यूज कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है कि भैया आप मेरे को, जैसे ये प्रिंसिपल नंबर 12, आप कमेंट में लिखिए भैया प्रिंसिपल नंबर 12 समझ में नहीं आया, या प्रिंसिपल नंबर 12 में और एग्जांपल की जरूरत है, मैं आपको एक फ्रेश वीडियो बना के दूंगा सिर्फ प्रिंसिपल नंबर 12 पे। आप बोलिए भैया प्रिंसिपल नंबर 10 में दिक्कत था, प्रिंसिपल नंबर 4 में दिक्कत है, मैं सारा नया वीडियो बना के दूंगा। अब इसके बाद 14 प्रिंसिपल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 14 मिनट के अंदर। 14 प्रिंसिपल मैं आपको एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ाने वाला हूँ 14 मिनट के अंदर। बस ये एक बार मेरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो डलेगा एक चैप्टर 2 का, जिसमें 14 मिनट के अंदर 14 प्रिंसिपल खत्म। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते। भैया बोलता है प्रिंसिपल नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। देखते क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, समझना। मैं बोला कि बाबू मैं ना YouTube में पढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा? YouTube में पढ़ाऊंगा, और YouTube में मैं सुबह 4 बजे आके, क्या बोला? YouTube में सुबह 4 बजे आके लाइव पढ़ाऊंगा। आप लोग उठो ना उठो मेरे को कोई मतलब नहीं है, एक बात बताओ, क्या सुबह मेरे ऑडियंस आएंगे? नहीं आएंगे ना, मेरे ऑडियंस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे मेरे ऑडियंस? क्योंकि जो टाइम मैंने रखा है, ये टाइम मैं अपने मर्जी से रख दिया। मैंने अपने ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं लिया। अगर मैं अपने ऑडियंस से भी पूछता तो उन लोगों को भी लगता कि हाँ सही बोल रहे हैं, अब हम लोग को कहीं आए। तो ऑडियंस अगर मैं पूछता तो बोलता भैया एक काम कीजिए ना 6 बजे रखिए, हम लोग 6 बजे आके देख लेंगे। भैया एक काम कीजिए ना 7 बजे रखिए, हम लोग 7 बजे आके देख लेंगे। तो मैं ऑडियंस से अगर पूछता तो ऑडियंस वाले मेरे को राय देते, और ऑडियंस को लगता कि नीतीश भैया मेरे बारे में भी सोच रहे, मेरे से पूछ रहे, मैं उनका साथ दूंगा। क्लैरिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने अंदर क्या लिखा? इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। जब आप किसी को कुछ बोलते हो ना तो भैया क्या होता है, अपने आप में अच्छा लगता है कि अरे वाह मैं भी कंट्रीब्यूट किया, मैं भी कुछ इन लोगों को साथ दिया। Few suggested that the employee in the organization must be given opportunity to take some initiative in making the plan and to execute the plan, due to which we can collect more and more idea। भैया जब प्लान बनता है ना कि मैं इतना बजे पढ़ाऊंगा उतना बजे पढ़ाऊंगा, तो सही मैं मेरे मर्जी से नहीं बना सकता भैया, जिसके लिए कर रहा हूं उन लोगों का भी मर्जी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को 12 पास होने के बाद वीडियोस दूं तो क्या आप मेरे वीडियोस देखोगे? नहीं देखोगे, काम खत्म हो गया आपका, क्यों देखने जाओगे? तो प्लान ऐसा बनेगा कि जिसमें मैं भी बोलूं, आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है यहाँ पे, द इनिशिएटिव डज नॉट मीन्स डिसओबीडियंस। मैं बोला 4 बजे मैं पढ़ाऊंगा, मैं क्या बोला? मैं 4 बजे पढ़ाऊंगा, और एक लड़का बोला प्लीज़ भैया एक काम कीजिए ना 7 बजे पढ़ाई। मैं लड़का बोलता तुम हमसे ज़्यादा जानता है,
तुम मेरा बात टालेगा, बताया अभी तुमको समझ में आता है मैं कौन हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मम्मी को बताएगा। ना 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 ना, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा करने का मतलब भैया कि उसको मैं डिमोरलाइज कर दिया, मैं उसका बात नहीं सुन रहा हूँ, ये गलत है। ये क्या है बच्चा लोग, गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द इनिशिएटिव डज नॉट मीन्स डिसओबीडियंस। अगर आपको कोई राय दे रहा है इसका मतलब वो आपका निरादर, वो आपका बुराई नहीं कर रहा है। ये बात आपको समझना पड़ सकता है भैया। सेकंड लास्ट प्रिंसिपल आज हम लोग का क्या है, स्पिरिट कॉर्प्स। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसके ऊपर मेरे पास, ध्यान से सुनना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है भैया, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बार आप ले लिया। ऑर्गेनाइजेशन के पास एक टारगेट आया 100 फोन्स का। ऑर्गेनाइजेशन के पास टारगेट कितना का आया, 100 फोन्स का। ये 100 फोन का वो उसने क्या दिया, मैनेजर को। टारगेट किसको दे दिया, मैनेजर को। मैनेजर के पास 2 टीम है, एक A प्लस B का, एक X प्लस Y का। भैया A और B को बनाना कितना मिला, 50। इन लोगों को बनाना कितना मिला, 50। भैया A और B दोनों मिला के कितना बनाएंगे, 50, और इन दोनों को भी मिला के कितना बनाना है, 50। इसका मतलब A कितना बनाएगा, B कितना बनाएगा, देखा जाए तो 25 A बनाएगा, 25 B बनाएगा। क्लैरिटी है। A ने 25 बना लिया अपना, लेकिन B 20 बना के क्या किया, बीमार हो गया। 20 बना के वो क्या हुआ, बीमार हो गया। अगर वो बीमार हो जाता है तो एक बात समझिए, आइएगा मेरे को प्लीज़ प्लीज़ समझिए मेरी बात को। 20 बना के वो बीमार हो गया, 20 बना के वो क्या हो गया, बीमार हो गया। तो बचा कितना, 5 बचा ना। मेरा आपसे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। क्या ये 5 A को बनाना चाहिए या ये 5 A को नहीं बनाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, A और B दोनों क्या थे, टीम थे। इन दोनों को मिला के कितना बनाना था, 50, लेकिन इन दोनों को मिला के अभी तक कितना बन गया, 45। और B क्या है, अभी सीख है, क्या है, बीमार है। तो क्या A को बनाना चाहिए, हाँ भैया A को बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आपको काम टीम में मिलता है तो सिर्फ टीम मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना शेयर के ऊपर नहीं होता है, टीम मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे टीम का होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल समझाता हूँ। आपके स्कूल में जब प्रोजेक्ट मिलता है तो आप लोग कैसे करते हो, 10-10 रुपया 20-20 रुपया दे देते हो, और सारे प्रोजेक्ट लड़कियां बना लेती है या कोई लड़का बना लेता है, और लास्ट में आप लोग सिर्फ अपना नाम लिखवा लेते हो कि हाँ भैया इतना नाम लिख दीजिए बस हो जाएगा। तो भैया क्या आपने काम किया था, नहीं किया था, लेकिन आपका नाम फिर भी लिखाया गया क्योंकि आप टीम में थे। आप किस में थे, टीम में थे। क्लैरिटी, इसको बोलते हैं स्पिरिट कॉर्प्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में बहुत बार आता है। और मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ केस स्टडी सॉल्व करने का। अगर एग्जाम में ये लाइन लिख दे तो केस स्टडी में आंख कान मुंह बंद, और क्या लिखना है, स्पिरिट कॉर्प्स। रिप्लेस आई विथ वी। मेरे को आई विथ वी। आई मतलब होता है इंडिविजुअल, वी मतलब होता है प्लुरल सेंस, बहुत सारे लोग। इट मीन्स टीम स्पिरिट एज अ ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी एम्प्लॉय एंड टारगेट आर अचीव इन अ ग्रुप एंड द ग्रुप्स आर प्रिपेयर फॉर द टीम. We must raise our mutual trust and belongings among the team members that are minimize the need of the using the penalties. अगर वो 50 नहीं बना पाता तो क्या मैनेजर इसको पनिश कर सकता है? हाँ भैया, इसको पनिश कर सकता है। इसीलिए ए को बनाना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या है, टीम मेंबर। वो लोग क्या है, टीम मेंबर। भैया समझ में आ गया। एक लास्ट भैया, ये पर्सनली ना मेरे को ना पसंद है, ये बेकार सा प्रिंसिपल है, लेकिन भैया फ्योल बाबा ने कहा है, हमारी ज़िंदगी के महान पुरुष ने कहा है कि करना है मतलब करना। बोलता है 24 अक्टूबर मेरा बर्थडे, और 24 अक्टूबर एक टारगेट है कि मेरे को 100 फ़ोन बनाने। ऑर्गेनाइजेशन का 24 अक्टूबर को क्या एक टारगेट है कि 100 फ़ोन बनाने हैं, और 24 अक्टूबर को ही मेरा क्या है, बर्थडे। फ्योल सर कहते हैं कि अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है भी, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब मेरा बर्थडे, लेकिन उस वक्त अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो पर्सनल इंटरेस्ट को गोली मारो और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे ध्यान दो। इतना ही था, समझना। बोलते हैं अगर आपका कुछ शादी है, ठीक है, आपका बर्थडे है, आपका एनिवर्सरी है, कोई भी चीज़ है, लेकिन उस वक्त अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपकी ज़रूरत है तो अपनी शादी को, एनिवर्सरी को और किसी भी चीज़ को लात मार दीजिए और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मदद करने लग जाइए। देखो तो समझाता, इधर देखो। According to this principle,
द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी लेस इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मेरा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट से कम होना चाहिए। इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। Such dilemma arise when they should leave their personal interest and following the organizational interest। ये डायलेमा तब होता है जब अपने इंटरेस्ट अपने कि भैया मेरे को शादी में भी जाना है, मेरा आज टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, तब ये डायलेमा क्रिएट होता है। तब ये डायलेमा को ओवरकम करने के लिए फेयोल सर ने बोला कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लात मारो। भैया मैरिज एनिवर्सरी है, तेल लेने जाए, बर्थडे है, तेल लेने जाए, भैया मेरे को मेरा टारगेट चाहिए, मेरे को मेरा टारगेट चाहिए। हम लोगों ने सक्सेसफुली 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। 14 प्रिंसिपल बहुत ही डिटेल वर्जन में मैंने आपको पढ़ाया है। बार बार एक राय दूंगा, एग्जाम्पल्स को जरूर लिखिएगा, एग्जाम्पल को जरूर समझिएगा। कोई भी तरह का समझने में दिक्कत आ रही होगी, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट कीजिए कि मेरे को पता चले कि आप लोग को किस में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे टेलर। क्या पढ़ेंगे बच्चा? टेलर के बारे में। TAYOL, टेलर। टेलर भैया वो दर्जी का बात नहीं हो रहा है। टेलर आपको मैंने बताया ना, USA में पढ़ा था, इंजीनियरिंग किया था और स्टील कंपनी में गया था। उसका कुछ प्रिंसिपल्स है और कुछ टेक्निक्स है। प्रिंसिपल और टेक्निक मिला के कुछ मेरे हिसाब से नॉट होगा। ये वाले हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे और आपका मेजर पोर्शन ऑफ चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मेरे वीडियोस पे ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा वीडियोस का। मैं आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो लाते रहूँगा।